दोस्तों 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन है। असर्शन में देखिए, रिसीविंग फॉरेन डोनेशंस cannot be an absolute right, hence government through law can prohibit transfer of any foreign contribution। तो फॉरेन डोनेशंस जो है ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है भाई, ऐसा पहला स्टेटमेंट है ना। मतलब कोई भी फॉरेन डोनेशंस रिसीव करता है तो फुल क्लेम कर नहीं सकता, गवर्नमेंट उसको रोक सकती है। रीजन, foreign contribution can have material impact on socio-economic structure and polity of the country। foreign contribution जो है ये सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और पॉलिटी पर असर डाल सकता है, मटेरियल इंपैक्ट एंड क्लियर इंपैक्ट डाल सकता है, ऐसा ये स्टेटमेंट है। देख लेते हैं। आंसर इज ए, both A and R true and R is a correct explanation of A, है ना। तो ये रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और उसके आधार पर ये स्टेटमेंट्स है। SC clears FCRA changes receiving foreign donations not absolute right। Actually the petition challenged some certain amendments made to the 2010 Act। उसमें से सेक्शन 7, 12A, 12(1)A और 17(1) ये इसको चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो अमेंडमेंट्स है ये करेक्ट है, आज द डोनेशंस जो होते हैं फॉरेन डोनेशंस रिसिप्ट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। सेक्शन 7 क्या है, प्रोहिबिट द ट्रांसफर ऑफ एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को प्रोहिबिट कर सकते हैं। 12A, मैंडेटरी टू प्रोड्यूस आधार कार्ड देना है भाई, जो भी ये सोसाइटी वगैरह रन करते हैं या ट्रस्ट जो है उसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और तीसरा है कि एक कंपलसरी एफसीआरए अकाउंट जो है सिर्फ न्यू दिल्ली के एसबीआई के मेन ब्रांच में ओपन हो, वैसे ही ट्रांजैक्शंस हो। एक्चुअली एफसीआरए जो है देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1976 में बना और फिर 2010 में इसका अमेंडमेंट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन, लुक आउट सर्कुलर LOC 1 issued to prevent a person from leaving the country, 2 issued by various government agencies to the Bureau of Immigration, that is a BOI, or third, Bureau of Immigration can detain the person when such a person reaches immigration। immigration के लेवल पर आ गया है, वो पॉइंट पर आ गया या वो स्टेज पर आ गया तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है उसको डिटेन कर सकता है। 4 सर्कुलर वैलिड टिल क्लोजर ऑफ अ केस अगेंस्ट सच अ पर्सन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसकी पूरी केस खत्म होने तक ये सर्कुलर रह सकता है। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, आंसर इज ए 1 and 2 इश्यूड टू प्रिवेंट अ पर्सन, यानी देश छोड़ नहीं सकता भाई, क्योंकि देश छोड़ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा वो बंदे को पकड़ना, रिपैट्रिएशन इतना आसान नहीं है। उसके बाद सेकंड जो है, ये कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को इश्यू करते नोटिस, देन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसके ऊपर वॉच रखे, नजर रखे, और जैसे ही इमिग्रेशन के लेवल पर आता है कंसर्न एजेंसी को बता दे, नॉट डिटेन, डिटेन नहीं, कंसर्न एजेंसी को बता दे कि भाई बंदा आया है, आप अपना काम कर लो। अब ये सर्कुलर जो है वैलिड कब तक रहता है, तो नॉट टिल द क्लोजर ऑफ द केस, है ना, बट फॉर द 1 year, लेकिन इसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं फॉर 1 year। देखो, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन नॉट हैव अ राइट, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को कोई अधिकार नहीं अरेस्ट और डिटेन करने का। कंसर्न एजेंसी को बता सकता है 1 साल के लिए वैलिड है और ये फिर से इश्यू कर सकते हैं, यानी कितने भी बार कर सकते हैं, इसे रोक टोक नहीं, लेकिन एक सर्कुलर 1 साल के लिए अप्लाई होता है। न्यूज में इसलिए, आकार पटेल कांट लीव कंट्री विदाउट आवर परमिशन, कोर्ट सेड। सीबीआई कोर्ट ने कहा है आकार पटेल को कि भाई हमारी इजाजत के बगैर आप ये देश छोड़ के नहीं जा सकते, है ना। तो आकार पटेल वॉज अ
चीफ ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, और उन पर कुछ चार्जेस लगाए गए हैं। उनको कहा गया है कि आप कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन साथ में सीबीआई डायरेक्टर जो है इसको भी फटकार लगा दी, कहा कि भाई आप लुकआउट सर्कुलर कैसे इशू कर दिया, यू कांट इशू, आप इशू नहीं कर सकते हैं, है ना, आप उसको जो है रोक लो और रिटर्न एपोलॉजी मांग लो, रिटर्न एपोलॉजी सीबीआई डायरेक्टर को। अब भाई एलओसी कौन कौन कर सकता है, तो बहुत सारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं, ध्यान में रखो, कोई भी नहीं कर सकता, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में। जैसे यूनियन गवर्नमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी रहता है, तो वही स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एसपी जो है ये रह सकता है, या फिर कोई एनफोर्सिंग या सिक्योरिटी एजेंसी का एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर रह सकता है, या है ना, मतलब हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपना डेजिग्नेटेड ऑफिसर, है ना, डेजिग्नेटेड ऑफिसर डिक्लेयर किया है, वही कर सकता है, दूसरा कोई और कर नहीं सकता, ठीक है। और बाद में क्रिमिनल कोर्ट जो है उनको अधिकार दिए गए। अभी स्टेट पुलिस जो है, स्टेट पुलिस के अलावा कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो एलओसी दे सकते हैं, जैसे सीबीआई है, एनआईए है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीडीटी है, सीबीईसी है, आईबी है, रॉ है, ये भी दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, as per the food safety and standards fortification of foods regulation 2016, what shall be the constituents of the fortified rice, यानी कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपलसरी, शाल लिखा है, ध्यान में रखो, कंपलसरी, ओके। 1 दिया है विटामिन B12, 2 दिया है फोलिक एसिड, 3 विटामिन B1 और 4 नाइसिन। आंसर देख लेते हैं, आंसर इज बी, आंसर इज बी, 1 and 2, 1 and 2, यानी 3 और 4 आर नॉट कंपल्सरी कॉन्स्टिट्यूएंट एज पर दिस रूल। देख लेते न्यूज में क्या है दोस्तों। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पैक्ड ग्रेन्स टू सप्लीमेंट डाइट, यूनियन कैबिनेट ऑन 8 April 2022 approved the scheme to distribute fortified rice under the TPDS, that is Targeted Public Distribution System, as well as National Food Security Act, Integrated Child Development Services, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण एंड अदर वेलफेयर स्कीम बाय 2014। ये भी ध्यान में रखो, ये भी क्वेश्चन बनता है 2014 इन अ फेज मैनर, टारगेट रखा है 2014 तक फोर्टिफाइड राइस सभी जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें प्रोवाइड हो जाए। एक्चुअल प्रोवाइड जो है ये 2016 के एक्ट के हिसाब से कैसा है, तो देखो यहां पे आपको दिखेगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन 2016, उसके हिसाब से कंपलसरी क्या है देख लेते। कंपलसरी है राइस व्हेन फोर्टिफाइड शैल कंटेन, शैल देखो यहां पे वर्ड है, शैल कंटेन आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 एट द लेवल गिवन इन टेबल बिलो, है ना। तो आयरन है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, ये है। अब देखो खास में क्या बोलते हैं, इन एडिशन इट में, यहां पे में है इसलिए क्वेश्चन में मैंने शाल डाला, देखो इट में आल्सो बी फोर्टिफाइड, है ना। तो कौन कौन से, जिंक भी रह सकता है, विटामिन A भी रह सकता है, थियामाइन रह सकता है, दैट इज अ विटामिन B1 रह सकता है, राइबोफ्लाविन दैट इज अ विटामिन B2 रह सकता है, नियासिन रह सकता है, और विटामिन B6 जो है पायरिडोक्साइन ये भी रह सकता है। तो ये भी लर्न कर लो दोस्तों, में भी बोला है और ये शाल भी बोला है, दोनों में फर्क है। रूल के हिसाब से कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट रह सकते हैं ऐसा बोला तो सभी, और शाल बोला तो ऊपर के, ओके। फोर्टिफाइड राइस जो है पैक्ड जूट बैग में रहेगा और लोगो में कैसा लिखेगा +F एंड द लाइन लिखा रहेगा फोर्टिफाइड विथ आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। फोर्थ क्वेश्चन, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF introduced recently by Reserve Bank of India RBI. Consider the following statements with regard to this facility. ये फैसिलिटी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए दोस्तों, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अब भी रिसेंटली लॉन्च किया है ना। फर्स्ट,
इट इज अ लिक्विडिटी मैनेजमेंट एज वेल एज अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल, यानी दोनों रोल ये निभाता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। 2, इट रिप्लेस द फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो, FRRR, है ना, RRR पिक्चर में देखो, RRR रेट रिवर्स रेपो, as a part of a liquidity adjustment facility, LF. Which of the above statements is or are correct? Answer is C, both are correct. यानी ये ड्यूल दोनों काम करता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, और ये फिक्स जो रेट रिवर्स रेपो जो है ये बदलाने वाला है, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का जो ये है पूरा बंच है, ग्रुप है, उसमें ये ऐड हो गया है। देखो न्यूज में कैसे है, न्यूज में ऐसे दोस्तों कि रिवर्स रेपो आउट, SDF इन, RBI's न्यू लिक्विडिटी एब्जॉर्बिंग टूल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3.75। अब ये किस चीज के लिए है, तो अल्ट्रा अनकंफर्टेबल है ना, ये अल्ट्रा अनकंफर्टेबल लिक्विडिटी जो है उसको विड्रॉल करना है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लिक्विडिटी जो होती है ये बड़ी डेंजर होती है। अब ये क्यों आ गई, तो ऑब्वियसली जब पैंडेमिक सिचुएशन थी तो पूरा का पूरा डिमांड रुक गया था और सप्लाई चेन भी ब्रोकअप हो गई थी। अब ऐसे कंडीशन में पुशअप करने के लिए लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दी आरबीआई ने, बहुत अलग अलग पॉलिसी लाके, साथ में बाकी की भी लिक्विडिटी अदर ऑपरेशंस चलते रहे उससे भी आ गई। तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा पैसा जो है मार्केट में फ्लोट हो गया, कितना है 8.5 लाख करोड़। अब इतना आ गया तो ऑब्वियसली डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, इन्फ्लेशनरी कंडीशन आ सकती है। अब ऐसे सिचुएशन में ये जो है ज्यादा से ज्यादा फंड बाहर निकालने के लिए उतनी फ्लेक्सिबल जो है टूल्स होना बहुत जरूरी है। अब फिक्स रेट रिवर्स रेपो का क्या प्रॉब्लम है कि ये फिक्स्ड रहता है ना, 3.35 पर दिया फिक्स्ड है। अब ऑब्वियसली डिमांड के हिसाब से ये चेंज नहीं हो सकता, तो इसी वजह से ये जो है एचडीएफ जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लाया गया। अब ये हट गया क्या, नहीं, तो ये रहेगा भाई, ये आरबीआई के टूल किट में है, लेकिन जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का जो बंच है, जो टूल किट है, उसमें ये एचडीएफ चला गया है। अब दोनों प्रकार की जो है फैसिलिटी रहेंगी, एक तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एचडीएफ दोनों रहेगी। ये पूरे 7 दिन ऑल डेज ऑफ वीक और थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहेगी। अब एक्चुअली ये कहां से आया भाई, तो 2018 में सेक्शन 7 जो है आरबीआई का, ये अमेंड कर दिया गया था और आरबीआई को एम्पावर किया था एचडीएफ इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब खास बात है कि एचडीएफ जब इश्यू होता है तो उसके लिए रिजर्व बैंक को कोई कोलैटरल यानी सिक्योरिटीज इश्यू नहीं करना पड़ता, तो ऑब्वियसली ये बड़ा आसान तरीका है मार्केट से पैसा बाहर निकालने का। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर इन अ सेलिंग मोड, कनोट्स, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड जिनके पास है इन्वेस्टर्स वो सेल कर रहे, सेलिंग मोड में आ गए। इसका मतलब क्या हो सकता है, 1 राइजिंग यील्ड ऑफ बॉन्ड, 2 राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, 3 राइजिंग इन्फ्लेशन। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट, राइजिंग यील्ड ऑफ बॉन्ड, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स और राइजिंग इन्फ्लेशन। दोस्तों देखो, राइजिंग यील्ड यदि बढ़ रहा है इट मींस फॉलिंग द प्राइजेस ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड के प्राइजेस कम हो रहे, इसका मतलब गवर्नमेंट का जो बोरोइंग है वो काफी महंगा हो गया, तो ऑब्वियसली जो सेल कर रहे हो लॉस होने वाला है, तो लॉस के पहले भाग जाओ भाई। ऐसा बॉन्ड जो है ये फिक्स रेट इन्वेस्टमेंट टूल है। अब इन्फ्लेशन यदि बढ़ता है तो ऑब्वियसली जब फिक्स रेट इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन के वजह से इसका लॉस हो सकता है। रिटर्न ऑफ द बॉन्ड इज रिड्यूस्ड इन रियल टर्म्स में कम हो सकता है भाई, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन उतना ईट कर लेगा, खा लेगा, बराबर है। अब इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बॉन्ड की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। बॉन्ड की प्राइस कम हो गई तो कैपिटल लॉस जो है वो जो होल्डर्स है उनको हो सकता है, इसलिए वो सेलिंग मोड में आ जाते हैं। दोस्तों देखो न्यूज, आरबीआई हिंट्स एट अ शिफ्ट इन द स्टांस यील्ड हिट
नियर 3-year हाई। बेंचमार्क 10-year गवर्नमेंट कौन सा है? 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड यानी लॉन्ग टर्म बॉन्ड है। Yields on 8 April 2022 jumped to near 3-year high after RBI hinted a gradually moving away from its ultra loose monetary policy to check the inflation। इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए जो अभी पैंडेमिक में बहुत ही ढील दे गई थी तो अभी कंट्रोल करने वाली है, ऐसा आरबीआई ने हिंट दे दिया। अपने आप जो है यील्ड जो है अपना बॉन्ड यील्ड वो गड़बड़ा गया है ना। 10-year बेंचमार्क बॉन्ड जो होता है इट्स रोज 20 बेसिस पॉइंट हाइयर टू क्लोज द डे एट 7.12 अगेंस्ट द प्रीवियस क्लोज ऑफ 6.91। अब राइजिंग द बॉन्ड यील्ड इंडिकेट्स द लिक्विडिटी टाइटनिंग इज अहेड एंड इंटरेस्ट रेट्स आर सेट टू राइज, और इसलिए सब इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, लर्न ऑल क्वेश्चन।